एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सैंपल पेपर टेलीग्राम चैनल पे है, तो जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आंसर से स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में सभी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, ठीक है, और सभी क्वेश्चन जो है वो एक एक नंबर के हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू पूछा गया है हमसे वो है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड। तो मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 25 में 273 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 298। तो 298 केल्विन इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है, राइट द मेथड ऑफ सेपरेटिंग बटर फ्रॉम मिल्क। तो दूध से जो है मक्खन निकालने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो कौन सी प्रक्रिया के थ्रू होगा, ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैस कॉल्ड। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या नाम जो है वो दिया जाता है, डायरेक्ट कन्वर्जन को सब्लिमेशन। सब्लिमेशन है। ठीक है, जैसे कि जो कपूर होता है वो सॉलिड से आप उसको खुला छोड़ दोगे तो वो क्या होगा, वो सीधा गैस बन के उड़ जाएगा, है ना। या फिर जो है दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, जो फिनाइल की गोलियां होती है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज। तो कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है, 12। द वैलेंस ऑफ एलिमेंट कार्बन इज। तो कार्बन में कितने वैलेंस जो है वो होते हैं, 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम का जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 2, 8 एंड 1। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है, द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड। तो सेल का ग्रुप जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, टिश्यू। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एन आयरन शिप सिंक्स इन वाटर ड्यू टू विच फोर्स। जैसे यहाँ पे ये सिंक ना होके जो है वो होना चाहिए था सेल। ठीक है, सेल्स इन वाटर, किस वजह से जो है, जो किस फोर्स की वजह से बेसिकली जो आयरन शिप है वो पानी के ऊपर तैरता है। तो आंसर है बायोटेंट फोर्स। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। ये ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है। तो आयरन शिप जो है, तो ग्रेविटी क्या करेगी, उसे अपनी तरफ खींचेगी, जबकि जो बायोटेंट फोर्स है वो उसे सेल करने में हेल्प करती है, यानी कि तैरने में शिप को हेल्प करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ मोशन इज द लॉ ऑफ इनर्टिया। लॉ ऑफ इनर्टिया जो है वो कौन सा मोशन का लॉ है, तो ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, जो कि बताता है कि जब तक कोई बाहरी फोर्स नहीं होता तो जो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन में है, वो रेस्ट में ही रहेगा, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, जब कोई बाहरी प्रेशर मतलब कि डलेगा या बाहरी फोर्स होगा तब उसमें चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, अगला है, मैरीकल्चर इज रिलेटेड टू। तो मैरीकल्चर किससे रिलेटेड है, फिशरीज से। नेक्स्ट है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो जो ओडोमीटर है वो क्या मेजर करता है, तो ये मेजर करता है डिस्टेंस। अगला है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज डैश एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। तो क्या आएगा आंसर, 1/6 टाइम्स। नेक्स्ट है, विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ द एवरेज ह्यूमन ईयर। एवरेज ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, इसके बाद है, द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड। तो नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितने ऑस्किलेशन होते हैं उसको क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी। बेटा प्लांट में फूड जो है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, तो फ्लोएम के थ्रू। मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट आयरन नेल्स फ्रॉम सैंड। तो आयरन नेल्स और सैंड को, ठीक है, सैंड में से आयरन नेल्स को अलग करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाएगा, मैग्नेटिक सेपरेशन का। ठीक है, इसके बाद है बेटा, ट्रू फॉल्स, एवोपरेशन कॉजेस कूलिंग। एवोपरेशन की वजह से कूलिंग होता है, तो ये बिल्कुल सही है।
द सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, तो जो सेल होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ जो है वो होते हैं, तो ये भी सही है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप, तो ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि है पेरेंचाइमा, कॉलेंचाइमा और स्क्रेंचाइमा। इसके बाद है द एसआई यूनिट ऑफ मोशन इज पास्कल, तो ये भी गलत है। एसआई यूनिट ऑफ मोशन पास्कल नहीं होता, पास्कल जो है वो एसआई यूनिट होता है प्रेशर का, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, रोकता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बेटा पार्ट बी, जिसमें कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, किसी 11 क्वेश्चन को करना है, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर एंड व्हाई, गर्मियों में हमें किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। तो गर्मी में हमें कॉटन क्लोथ्स पहनना चाहिए, क्योंकि इससे एवोपरेशन जो है, ठीक है, यानी जो हमारा पसीना आ रहा है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और एवोपरेशन से जो है वो क्या होगा, ऑफ स्वेट एब्जॉर्ब लेटेंट हीट एंड गिव्स अस अ कूलिंग सेंसेशन इन समर, तो ये हमारी बॉडी को ठंडा रखेगा, ठीक है, और हमें कूलिंग सेंसेशन जो है बेसिकली फील होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अंतर बताना है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसका की कॉम्पोजिशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा कॉम्पोजिशन होगा, ठीक है। जैसे कि पानी में अगर नमक को जो है वो आप डिसॉल्व कर दोगे तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें जो 2 अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको कंबाइन कर दिया जाता है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, एक जैसा कॉम्पोजिशन नहीं होगा, जैसे कि आप सल्फर में सॉल्ट को ऐड कर दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद द नेक्ड आई, तो बिना किसी चीज की हेल्प के एटम को देखना पॉसिबल क्यों नहीं होता, क्योंकि ये काफी ज्यादा छोटे होते हैं और इनको नैनोमीटर्स में नापा जाता है, और इसी वजह से इसे माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द सेल, सेल की खोज जो है वो किसने की थी और कब, तो सेल की खोज जो है वो किसने की थी, तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने, कब की थी, 1665 में। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट, प्लांट में एपिडर्मिस का क्या रोल होता है, तो एपिडर्मिस जो होता है ये प्लांट को बेसिकली कवरिंग प्रोवाइड करता है, आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है, जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को जो है हमारा स्किन जो है वो बेसिकली कह सकते हो कवरिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कैक्टस वगैरह में आपने देखा होगा उसकी स्किन जो होगी, ठीक है, जो या जो मतलब उसका लेयर होगा वो काफी थिक होगा, ठीक है, ताकि जो है वो एवोपरेशन या ट्रांसपिरेशन जो है वो ज्यादा ना हो सके। और इसके अलावा इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल टिश्यू ऑफ प्लांट, प्लांट के जो इंटरनल टिश्यू होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जो मैकेनिकल इंजरी है उससे प्लांट को बचाता है। लॉस ऑफ वाटर जो है, पानी जो है वो एवोपरेशन कम होगा, ठीक है, वो बेसिकली करने में हेल्प करता है। इसके अलावा स्टोमेटा इन एपिडर्मिस हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन करने में भी हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है वो बताना है। तो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने बोला कि मेरे घर से मेरी फ्रेंड का घर जो है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। अब अगर हम इसी में बोल दें कि 2 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, तो क्या हो गया, हमने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता दिया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये जो है स्पीड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होगा, और जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। स्पीड इज द टाइम रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, स्पीड जो है वो क्या है, टाइम रेट है किसी डिस्टेंस को कवर करने का, जबकि जो वेलोसिटी है वो टाइम रेट है डिस्प्लेसमेंट को शो करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है जब एक कारपेट को जो है वो स्टिक से मारा जाता है तो डस्ट जो है वो बाहर निकलती है, क्यों होता है ऐसा वो बताना है आपने। तो ऐसा होता है क्योंकि जो है बिकॉज ऑफ इनर्टिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, जो कि लॉ जो है मोशन का फर्स्ट लॉ है। अपॉन बीटिंग कारपेट इज सेट इनटू द स्टेट ऑफ मोशन बट डस्ट पार्टिकल टेंड टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, तो कारपेट को जब मारा जाता है तो वो तो मोशन में आ जाता है, ठीक है,
यानी कि उसमें मूवमेंट हो रही है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल होता है वो मतलब कि रेस्ट पोजीशन पे है, तो डस्ट जो है वो बाहर आ जाता है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है why does an object float or sink when placed on the surface of water? तो जब किसी चीज को जो है वो पानी के सरफेस पे रखा जाता है तो कोई चीज डूब जाती है और कोई चीज तैरती है, ऐसा क्यों होता है? An object will float on the surface of water if upthrust is greater than the weight of the object. तो तब जो है वो कोई चीज पानी पे तैरेगी जब उसका जो अपथर्स्ट है, ठीक है, वो जो है ग्रेटर होगा देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा होगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कब डूबेगी, जब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा होगा अपथर्स्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अपथर्स्ट होता क्या है, ये फोर्स होता है जो कि किसी चीज को ऊपर की तरफ धकेलती है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, तो हम कब कहते हैं कि कोई काम जो है वो किया गया है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। तो जब ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस होता है अपने स्टार्टिंग पोजीशन से, यानी कि इनिशियल पोजीशन से, ठीक है। जैसे कि अगर एक जो है वो लड़का है, उसने अपने सर पर गठरी रखी हुई है, अब वो उसी जगह पे खड़ा है, ठीक है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उसने कोई काम किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो डिस्प्लेस हुआ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वही जो है लड़का जो है वो गठरी को ले जाकर दूसरी जगह पर रख देता है तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि कोई काम जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट को न्यूट्रिशन जो है वो कैसे मिलता है। तो प्लांट को न्यूट्रिशन एयर, वाटर और सॉइल से मिलता है। एयर जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन का सोर्स है, हाइड्रोजन जो है वो उसे पानी से मिल जाता है, बाकी के जो 13 एलिमेंट्स है वो उन्हें सॉइल से जो है वो मिल जाते हैं, जो कि वो रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि स्टोमेटा का क्या काम है, वो आपने बताना है। तो स्टोमेटा जो है वो क्यों जरूरी होता है, एक तो ये गैस के एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रांसपीरेशन है स्टोमेटा के थ्रू होता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जो प्लांट के पास एक्सेस वाटर होता है वो अपने लीव्स पर ले आते हैं और वहां से वो एवोपरेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट का क्या होता है और इसका यूनिट जो है वो हमने बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तो ये एक एनर्जी है जो कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसके पास होती है। इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, इसको कैसे शो किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, जूल। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज। तो स्टोरेज के दौरान जो है ग्रेन्स का जो नुकसान होता है, लॉस होता है, उसके लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है। तो अबायोटिक फैक्टर मतलब जो लिविंग नहीं है, जैसे कि ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, अगर हवा में नमी होगी तो मतलब कि जो ग्रेन्स है वो खराब हो जाएंगे ना। टेम्परेचर जो है वो भी मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं फैक्टर्स है, जैसे कि अगर अनाज में कीड़े लग सकते हैं, बर्ड्स खा सकती है, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है वो लग सकता है, जिसकी वजह से अनाज खराब हो जाएगा। पार्ट सी में बेटा 6 क्वेश्चन आपने करने हैं, सभी क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो जो मैटर के पार्टिकल्स है उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो बताना है। तो सबसे पहला है कि इसमें स्पेस होता है, ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो जो बोहर्स मॉडल है एटम का वो आपने बताना है। तो नील्स बोहर एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम इन हिज एटॉमिक मॉडल। तो उन्होंने स्टेबिलिटी जो है एटम की उसको एक्सप्लेन किया है। Put forward the following postulates about the model of an atom। तो उन्होंने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड पास कॉल्ड डेफिनेट एनर्जी शेल और डिस्क्रीट ऑर्बिट, ठीक है। जो है वो डायग्राम बना लेते हैं, जैसे कि ये है हमारे पास न्यूक्लियस, ये शेल है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास के शेल, ठीक है। इसके बाद ये शेल है हमारे पास एल शेल, इसके बाद जो है अगला शेल है हमारे पास एम शेल, ठीक है। तो कहते हैं कि इनकी एनर्जी जो है वो डेफिनेट है और ये जो ऑर्बिट होते हैं बेसिकली ये एक दूसरे को काटते नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या कह रहे हैं, दीज ऑर्बिट्स और शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर के एल एम एन, है ना, और इसी तरीके से कंटिन्यू होता जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो के शेल है वो यहाँ पे एन जो है वो 1 के इक्वल है, यहाँ पे एन 2 के इक्वल है, एन जो है वो 3 के इक्वल है, और इसी तरीके से ये चलता जाएगा। तो जितना जितना हम आउटर शेल की तरफ जाएंगे ना
उतनी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। जितना हम न्यूक्लियस के पास जाते जाएंगे एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। इसके बाद है, देखो क्या कह रहे हैं, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम एनर्जी शेल के ऑनवर्ड। तो धीरे धीरे करके एनर्जी जो है वो बढ़ रहा है। while revolving in these orbit an electron neither loses nor gains energy। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो ना तो एनर्जी लूज करते हैं और ना ही जो है वो गेन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, लाइसोसोम्स को जो है वो सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, लाइसोसोम कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। तो लाइसोसोम में जो है काफी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, तो जब सेल जो है वो डैमेज हो जाता है, लाइसोसोम जो है वो उससे फट सकता है। एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने खुद के सेल को खा लेते हैं, ठीक है, और इसी वजह से इसे सुसाइड बैग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स वेट में, ठीक है। तो मास और वेट में क्या अंतर है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड द मास ऑफ द बॉडी। तो टोटल क्वांटिटी जो कि किसी बॉडी में होगा उसे मास कहा जाएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। तो ये जो है वो मैग्नीट्यूड है जो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मास जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वेट जीरो हो सकता है। जो है मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, ये चेंजेस नहीं होते इसमें, ठीक है। जबकि वेट जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर चेंज हो जाएगा। जैसे कि जो वेट है धरती पर अलग होगा, मून पे अलग होगा, ठीक है। इसको केजी में नापा जाता है, इसको जो है वो केजी वॉट या न्यूटन में नापा जाता है। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, व्हाई आर द सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स कर्व्ड। जो कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं उनकी जो छत होती है वो कर्व्ड होती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, कर्व्ड सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स हेल्प इन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो क्या होता है, यहाँ पे साउंड टकरा के वापस आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस हेल्प द साउंड टू रीच ऑल कॉर्नर्स ऑफ हॉल। तो हॉल के पूरे सभी कॉर्नर्स पे जो है, मतलब कह सकते हैं पूरे हॉल में जो है वो आवाज सुनाई देगी। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि एनिमल हस्बेंड्री का क्या बेनिफिट है वो आपने बताना है। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एग्रीकल्चर की ब्रांच है जिसमें कि एनिमल्स को पाला जाता है, उनको बड़ा किया जाता है मीट के लिए, फाइबर के लिए, ठीक है, एग्स के लिए, मिल्क के लिए या दूसरे फूड प्रोडक्ट के लिए। तो इसके क्या क्या फायदे हैं, इट प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। तो इम्प्रूव्ड ब्रीड्स प्रोवाइड करते हैं डोमेस्टिक एनिमल की, इससे जो है वो मिल्क, एग, मीट इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है क्योंकि अच्छी ब्रीड जो है वो मिली है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज एंड हेल्प द फार्मर टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन। तो जो है प्रोटेक्शन मिलता है जो डोमेस्टिक एनिमल है उनको बीमारियों से, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी जो है कह सकते हो मिल्क, एग और मीट की वो अच्छी रहेगी और जो फार्मर्स है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी वाइगरसली शेक इट्स ब्रांच। तो जब हम पेड़ की ब्रांच को जो है वो जोर से हिलाएं तो कुछ पत्ते जो है वो टूट के गिर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी जो है वो इनर्टी ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। जब हम ब्रांच को शेक करते हैं, ठीक है, तो ब्रांच तो मोशन में आ जाता है बट जो लीव्स है वो रेस्ट पोजीशन पे रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेन पैदा होता है, ठीक है। और जो ब्रांच है मतलब स्ट्रेन पैदा होगा किस किस के बीच में, ब्रांच और लीव्स के बीच में, और इसकी वजह से पत्तियां जो है वो गिर जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच अ प्रे। जो बैट्स होते हैं यानी जो चमगादड़ होते हैं, ठीक है, वो अपना शिकार जो है वो किस तरीके से कैच करते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू, वो आपने बताना है। तो बैट्स जो है वो किस तरीके से करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की फिनोमिना से करते हैं। बैट्स जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव, अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, जब वो शिकार से टकराएगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट, है ना। यहाँ पे बेसिकली साउंड है, तो साउंड जो है जब शिकार से टकराएगा तो साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिससे कि जो बैट्स है वो उसकी आवाज को सुन पाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि जो उनका शिकार है वो किस पोजीशन पे है और कितनी दूरी पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग। तो कौन सा कॉमन प्रैक्टिस है जो डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग में होता है, तो ये है वेल डिजाइन एंड हाइजीनिक शेल्टर, ठीक है, हाइजीनिक शेल्टर होगा, वेल डिजाइन, इसके अलावा जो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है उसकी जरूरत होती है, बीमारियों से बचाव की जरूरत होती है, ठीक है, दोनों में ही, डेयरी फार्मिंग में भी और पोल्ट्री फार्मिंग में भी। इसके बाद बेटा पार्ट डी शुरू हो जाता है जिसमें सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, 5-5 नंबर की ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ डिस्टेंस से उसको मूव किया गया, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है, अगर हाँ तो एग्जाम्पल के साथ आपने बताना है। तो ऐसा इस वजह से हो सकता है, यस एन ऑब्जेक्ट व्हिच हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसा हो सकता है। इन केस एन ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, हमने इस ए पॉइंट से साइकिल चलाना स्टार्ट किया, सारा हम घूम के आ गए, ठीक है, उसके बाद वापस इसी पोजीशन पे, यानी कि जो ए पॉइंट है ना हमारा, यहीं पर हम आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हुआ, हमने डिस्टेंस तो काफी कवर किया बट डिस्प्लेसमेंट, हम इनिशियल पोजीशन पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका इस तरीके का। ठीक है, जिसमें जो है मतलब कि जैसे जैसे जो है वो टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस जो है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और मतलब कि स्ट्रेट लाइन बनेगा विद कांस्टेंट स्लोप, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर्व्ड लाइन जो है विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो ये देखो स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं एक बारी, तो यहाँ पे देखो कर्व्ड लाइन जो है वो बनी है, ये इंक्रीजिंग हो गया, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, और ये डिक्रीजिंग स्लोप के साथ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, राइट डिफरेंट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो कौन कौन सी इसके लिए इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं s जो है वो क्या है, डिस्टेंस, इसके अलावा जो t है वो हमारे पास क्या है, टाइम टेकन, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इसके अलावा जो v होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी, और जो हमारे पास a होता है वो होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो थ्री इसके जो है मतलब कि फॉर्मूलाइज है या इक्वेशन है वो कौन सी होगी, सबसे पहले ये हो गई, इसके अलावा जो दूसरा है वो है बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, और जो थर्ड है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, तो 10 सेकेंड में ये कितना जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा वो आपने बताना है। तो इसके लिए हम जो है वो फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मीटर जो है ये हमारे पास एक्सेलरेशन जो है ये दिया गया है, टाइम जो है वो हमें 10 सेकेंड का दिया गया है। ठीक है, हमें जो है वो डिस्टेंस जो है वो पता करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो s इज इक्वल टू क्या है, यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, u क्या होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो रेसिंग कार स्टार्टिंग में जो है वो मतलब कि कह सकते हो कि स्टेबल पोजीशन पे था, है ना, तो रुका हुआ था, तो u जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे जीरो लिख कर देते हैं, टाइम जो है वो हमें 10 सेकेंड का दिया गया है, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस में हाफ, जो एक्सेलरेशन है वो हमें 4 दिया गया है तो इसे 4 लिख देंगे। ठीक है, और जो है टी स्क्वायर, टी जो है वो हमें कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, तो 10 का स्क्वायर यानी 10 को मैं 2 टाइम्स लिख देती हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है वो बेटा 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर दो तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, कटिंग हो गई। अब 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, तो 0 प्लस में 200 हो गया, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 मीटर। ठीक है, जो कि इसने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, 200 मीटर। क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ O2 H2CO, है ना, इनके जो है मॉलिक्यूलर मासेस जो है वो हमने पता करने हैं, तो इसके लिए जो है हमें एटॉमिक मास जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास जो है वो हाइड्रोजन का कितना होता है, तो हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कार्बन का कितना होता है 12, नाइट्रोजन का कितना होता है 14। ठीक है, एटॉमिक मास ना आप लोग 20 जो है अप टू 20 तक जो है वो याद कर लेना, ताकि आप जो है मॉलिक्यूलर मासेस जो है वो फाइंड आउट कर सको। ठीक है,
तो O2 है, तो इसका हम एटॉमिक मास जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो O2 लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास लेना है हमने किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑफ O2, 2 दिया गया है तो 2 लिख दिया। और जो एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, जो कि कितना है 16 है, तो 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32 हो जाएगा, तो इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 32U। इसके बाद जो है H2 का देख लेते हैं। अगेन यहाँ पे जो है वो 2 लिखा है तो 2 लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद जो है इसका एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का वो कितना है 1 है, ठीक है। तो जो है यहाँ पे जो है 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2U। इसके बाद है बेटा CO, तो CO जो है CO2 है ये, ठीक है, CO2। तो यहाँ पे जो है एटॉमिक मास जो है कार्बन का कितना, कार्बन के आगे तो कोई भी वो नहीं है ना, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। तो 1 को जो है आपने मल्टीप्लाई कर देना है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, फिर प्लस कर दिया, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 2 दिया गया है 2, और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है 16, तो क्या हो जाएगा 12 1 जा 12 प्लस में 16 2 जा 32, ठीक है। इसके बाद आपने इसे जो है वो प्लस कर देना, तो 2 + 2 4, 3 + 1 4, ये कितना हो गया 44U। CH4 देखते हैं, CH4, तो यहाँ पे C के साथ जो है वो कोई नंबर नहीं है, यानी कि 1, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 12, प्लस में H4 है, तो 4 × H जो है यानी एटॉमिक मास जो है वो कितना है 1, तो 12 1 जा 12 प्लस में 4 1 जा 4, 12 + 4 कितना हो जाएगा 16, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 16U। इसके बाद है बेटा NH3, तो N जो है वो 1 है, तो यहाँ पे कर दिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, प्लस में यहाँ पे 3 है, तो 3 × हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, तो 14 1 जा 14 प्लस में 3 1 जा 3, 14 + 3 17, तो 17U इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बोला गया है केमिकल फॉर्मूला जो है इनका बताना है आपने, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो कैसे लिखते हैं MgCl2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे हम लोग CaCl2, साथ साथ लिखते रहो, ठीक है। कॉपर निट्रेट जो है उसको कैसे लिखा जाता है, तो इसको लिखेंगे कॉपर के लिए Cu, ठीक है, और NO3 और ये 2। इसके बाद है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इसके लिए लिखते हैं Al, एल्यूमिनियम और क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम Ca और कार्बोनेट CO3। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट। सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू से किस तरीके से अलग है, तो जो सिंपल टिश्यू है वो एक ही तरीके के सेल से बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो अलग अलग एक से ज्यादा तरीके के सेल से बने होते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा है, ठीक है। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू है वो जाइलम टिश्यू है। स्क्रीन एक बार क्लियर कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट है इसमें टिश्यूज दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, तो कौन सा टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अगला है टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमंस, मसल और बोन को कनेक्ट करके रखता है, तो ये है टेंडन, जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। अगला क्वेश्चन है टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट, प्लांट में फूड ट्रांसपोर्ट करने का हेल्प करता है, तो ये क्या है फ्लोएम। नेक्स्ट है टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करने का काम करता है, तो ये है एडिपोज, एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट है टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, ब्रेन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है नर्वस टिश्यू। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।